तो केंद्रीय बजट 2026-27 आज हमारे सामने है आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बजट समीक्षा रिपोर्ट। और हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इन बड़े बड़े आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर इस पूरे बजट को एक लाइन में समझना हो तो शायद वो ये है कि सरकार अब खरीदने पर नहीं बल्कि बनाने पर जोर दे रही है। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट दिखता है। तो चलिए इसी कहानी को जरा शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले सरकार का बटुआ देखते हैं। पैसा जा कहाँ रहा है और कितना। बिल्कुल। तो इस बजट की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, वो है पूंजीगत व्यय, यानी कैपेक्स। कैपेक्स, हर साल ये शब्द सुनते हैं हम। हाँ, और सरकार ने इसके लिए 12.21 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा। जी, जो पिछले साल से अगर आप देखें तो 11.5% ज्यादा है। ठीक है, लेकिन इसे आसान भाषा में कैसे समझें? ये कैपेक्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? इसे आप ऐसे समझिए कि ये सरकार का अपने घर यानी देश पर किया गया खर्च है। ये सैलरी या सब्सिडी जैसा रोज का खर्च नहीं है। अच्छा। ये है भविष्य के लिए निवेश। नई सड़कें बनाना, रेलवे लाइन बिछाना, नए पोर्ट्स तैयार करना, मतलब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना। ताकि उस पर अर्थव्यवस्था और तेजी से दौड़ सके। एग्जैक्टली। और जीडीपी के 3.1% पर इस आंकड़े को बनाए रखना एक बहुत मजबूत संकेत है कि फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। भविष्य के लिए निवेश। लेकिन हर निवेश के साथ सवाल आता है कि पैसे का इंतजाम कहां से हो रहा है और सरकार के घाटे का क्या हाल है। मैंने सुना कि जो राजकोषीय घाटे का आंकड़ा है वो बाजार की उम्मीद से थोड़ा सा अलग है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। 4.3%। और एग्जैक्टली। बाजार क्या सोच रहा था? बाजार को उम्मीद थी करीब 4.2% की। तो सिर्फ 0.1% का अंतर, ये कोई बड़ी बात है? ये छोटा सा अंतर एक बड़ी कहानी बताता है। ये दिखाता है कि सरकार विकास की रफ्तार के लिए थोड़ा और खर्च करने से मतलब हिचकिचा नहीं रही। भले ही घाटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। हाँ, ये एक तरह से ग्रोथ ओवर ऑस्टेरिटी का संकेत है। मतलब किफायत से ज्यादा विकास को प्राथमिकता देना। और शायद इसीलिए अब सिर्फ एक साल के घाटे पर नहीं बल्कि कुल कर्ज पर भी ध्यान दिया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब फोकस कर्ज से जीडीपी अनुपात पर भी है। इसे FY27 में 55.6% पर लाने और फिर FY31 तक 50% से नीचे ले जाने का एक लंबा लक्ष्य है। ये निवेशकों को भरोसा देता है। ठीक है, तो सरकार खर्च कर रही है, थोड़ा ज्यादा घाटा भी उठा रही है, लेकिन ये सारा पैसा आएगा कहां से? टैक्स के मोर्चे पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। अच्छा। सरकार की कमाई का जो बड़ा हिस्सा है टैक्स, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है ना? हाँ, इनकम टैक्स और जीएसटी। यस, मोटे तौर पर। बिल्कुल सही। तो इस बजट में अनुमान है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तो 11.4% बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स से जो कमाई है उसमें 2.6% की गिरावट आएगी। एक मिनट, राजस्व में गिरावट, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा जुआ नहीं है? अगर किसी वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा तो फिर क्या होगा? ये तो पूरी वित्तीय गणित बिगाड़ सकता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये वाकई एक सोचा समझा जोखिम है। इनडायरेक्ट टैक्स में गिरावट का जो मुख्य कारण है वो है हाल ही में कुछ चीजों पर जीएसटी दरों में की गई कटौती, ताकि ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके। तो अब सारा दारोमदार डायरेक्ट टैक्स पर आ गया है। बिल्कुल। सरकार को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था के फॉर्मल होने से ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ग्रोथ धीमी पड़ी तो ये एक चुनौती जरूर होगी। और विनिवेश का क्या लक्ष्य है? विनिवेश का लक्ष्य FY27 के लिए बढ़ाकर 80,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये साफ संकेत है कि कई सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है। ठीक है, तो ये तो हुई मैक्रो तस्वीर। अब उन सेक्टर्स पर आते हैं जहां ये पैसा असल में जा रहा है। शुरुआत करते हैं रक्षा और बुनियादी ढांचे से। जरूर। इस बार रक्षा क्षेत्र को आवंटन में सबसे ज्यादा 17.6% की बड़ी छलांग मिली है। 17%? हाँ, बजट 2.19 लाख करोड़ हो गया है और इसमें सबसे अहम बात यह है कि 1.39 लाख करोड़ सिर्फ घरेलू कंपनियों से हथियार और उपकरण खरीदने के लिए रखे गए हैं। यानी मेक इन इंडिया पर बहुत ही ठोस जोर। बहुत ज्यादा। इसी तरह सड़कों और रेलवे के बजट में भी 8 से 10% की अच्छी खासी वृद्धि है। लेकिन आंकड़ों से ज्यादा दिलचस्प है 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा। 7 नए कॉरिडोर?
हाँ जिसमें दिल्ली वाराणसी भी है शायद। जी, दिल्ली वाराणसी, मुंबई पुणे जैसे बेहद व्यस्त रूट शामिल हैं। सोचते हुए दिल्ली से वाराणसी कुछ घंटों में, हम्म, ये सिर्फ यात्रा का समय नहीं बदलेगा, ये तो इन रास्तों पर पड़ने वाले छोटे शहरों की पूरी अर्थव्यवस्था बदल सकता है। बिल्कुल, यही तो लॉन्ग टर्म सोच है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात है। इसी लंबी अवधि की सोच की बात करें हाँ। तो स्वास्थ्य सेवा में एक बहुत ही दिलचस्प घोषणा हुई है, हम्म, बायो फार्मा शक्ति। ये नाम सुनने में तो काफी शक्तिशाली है, हम्म। लेकिन है क्या ये? ये शायद इस बजट की सबसे दूरदर्शी योजनाओं में से एक है। हाँ। सरकार अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का निवेश करेगी। 10,000 करोड़? किस लिए? ताकि देश में बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर जैसी जटिल और मतलब महंगी दवाओं का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आसान भाषा में हम जेनेरिक दवाओं की तो राजा हैं ही। हाँ। अब सरकार हमें कैंसर और ऑटो इम्यून बीमारियों जैसी जटिल बीमारियों की जो अगली पीढ़ी की दवाएं हैं, उनका निर्माता बनाना चाहती है। ये सुनने में तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है, लेकिन क्या 10,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए काफी हैं? ग्लोबल फार्मा R&D में तो अरबों डॉलर लगते हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, वैश्विक स्तर पर ये रकम शायद बड़ी न लगे, लेकिन भारत की रणनीति अलग है। हम शून्य से शुरू नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक बेस है। बिल्कुल, ये पैसा उस बेस को और मजबूत करने के लिए है। रिसर्च की शुरुआती चरणों में मदद के लिए है। लक्ष्य हर दवा बनाना नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में महारत हासिल करना है। समझ गया। और इसी के साथ 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब और 1 लाख नए हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करने की भी योजना है। ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। एक घोषणा जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो डेटा सेंटर से जुड़ी है। 2047 तक टैक्स हॉलिडे। ये तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी घोषणा है। इसके पीछे सरकार की क्या सोच है? ये सिर्फ टैक्स बचाने के बारे में या कुछ और भी? ये सिर्फ टैक्स बचाने से कहीं ज्यादा है। ये भारत को दुनिया का डेटा हब बनाने की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। दुनिया का डेटा हब? जी, प्रस्ताव ये है कि जो विदेशी क्लाउड कंपनियां जैसे Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो अगर भारत में डेटा सेंटर बनाकर अपने ग्लोबल ग्राहकों को सेवाएं देंगी, तो उन्हें 2047 तक टैक्स में छूट मिलेगी। इसका सीधा फायदा क्या होगा? 3 बड़े फायदे हैं। पहला, डेटा लोकलाइजेशन, मतलब हमारा डेटा हमारे देश में रहेगा। दूसरा, भारी मात्रा में विदेशी निवेश आएगा। और तीसरा, हम डिजिटल सेवाओं के एक बड़े निर्यातक बन जाएंगे। तो हम एक तरह से डिजिटल दुनिया के लिए फैक्ट्री बन रहे हैं। बिल्कुल। रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत की डेटा सेंटर क्षमता, जो 2025 में 1331 मेगावाट है, वो 2030 तक 5,000 से 8,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ये एक जबरदस्त उछाल है। वाह! तो हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब बात करते हैं फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग की। ऑटो सेक्टर मुझे लगता है इस बनाने बनाम खरीदने की सोच का एक सटीक उदाहरण है। एकदम सही। यहाँ रणनीति में एक साफ बदलाव दिख रहा है। कैसे? सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सीधी छूट देने वाली फेम योजना से अपना ध्यान हटा रही है। अच्छा, फेम स्कीम से। हाँ, और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी PLI योजनाओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। फेम का आवंटन घटाया गया है, जबकि ऑटो के लिए PLI का आवंटन काफी बढ़ाया गया है। तो एक आम खरीदार के लिए इसका क्या मतलब है? क्या अब इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार पर सीधी छूट कम हो जाएगी? हाँ, ये संभव है कि सीधी नकद छूट कम हो जाए, लेकिन सरकार की सोच ये है कि ग्राहकों को सब्सिडी देने के बजाय उन कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए जो भारत में ही बैटरी, मोटर और दूसरे पुर्जे बनाती हैं। ताकि गाड़ियां अपने आप सस्ती हो जाएं। सही। जब पुर्जे यहीं बनेंगे तो लागत कम होगी। ये एक ज्यादा टिकाऊ समाधान है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर की भी घोषणा की गई है। ये क्या है? ये तमिलनाडु, ओडिशा जैसे राज्यों में बनेगा, जहां रेयर अर्थ मिनरल मिलते हैं, जो बैटरी के लिए बहुत जरूरी है। मतलब पूरी सप्लाई चेन को देश के अंदर ही सुरक्षित करने की योजना है। तो ऑटो सेक्टर में भी लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन, क्या यही सोच हमें फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में भी दिखती है? हाँ, यहाँ भी सुधारों की बात हो रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर में सुधारों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव है। एक उच्च स्तरीय समिति? ये सुनने में तो बड़ा कदम लगता है। क्या रिपोर्ट में कोई संकेत है कि समिति किन सुधारों पर ध्यान दे सकती है? रिपोर्ट में सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन संकेत यही है कि सब कुछ विचाराधीन होगा। सरकारी बैंकों की भूमिका, निजीकरण, नियमों को और आधुनिक बनाना, ये सब मुद्दे हो सकते हैं।
और बाजार से जुड़ा कोई और बदलाव? हाँ, एक है डेरिवेटिव्स पर एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाया गया है। ये सीधे तौर पर उन ट्रेडर्स को प्रभावित करेगा जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में रोजाना बड़ी मात्रा में कारोबार करते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, खासकर मोबाइल फोन का क्या? वो तो हमारी पीएलआई कहानी का पोस्टर बॉय रहा है। सरकार का समर्थन यहाँ भी जारी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव है। मोबाइल फोन के लिए जो पीएलआई योजना थी, वो FY26 में समाप्त हो रही है और रिपोर्ट के अनुसार इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो क्या ये इस सेक्टर के लिए कोई नकारात्मक संकेत है? इसे नकारात्मक नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन के तौर पर देखना चाहिए। पीएलआई का पहला चरण सफल रहा। बड़ी कंपनियां भारत में फोन असेंबल करने लगीं। और अब अगला चरण? अब ध्यान है कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाने पर। सिर्फ असेंबली नहीं, बल्कि डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, सेमीकंडक्टर, ये सब भारत में बने। फोकस अब गहराई बढ़ाने पर है। चलिए, अब कुछ और क्षेत्रों की मुख्य बातें जल्दी से देख लेते हैं। लॉजिस्टिक्स और पर्यटन के लिए क्या खास है? लॉजिस्टिक्स के लिए नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को चालू करने की योजना है। मतलब माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी। और पर्यटन? पर्यटन में अब फोकस बड़े शहरों से हटकर इको टूरिज्म पर जा रहा है। जैसे पहाड़ों में नए ट्रेकिंग रूट्स, टर्टल ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स, साथ ही 15 और पुरातात्विक स्थलों का विकास किया जाएगा। ये बहुत अच्छा है। हाँ, इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा। तो कुल मिलाकर इस बजट की कहानी यही है कि विकास के लिए बड़ा खर्च करो, लेकिन लंबी अवधि की वित्तीय सेहत पर भी नजर रखो। और सबसे बढ़कर सब्सिडी देकर खपत बढ़ाने के बजाय देश में उत्पादन क्षमता बनाने पर दांव लगाओ। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये बजट पूंजीगत व्यय के जरिए विकास की गति बनाए रखने, राजकोषीय घाटे पर थोड़ी नरमी बरतने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोफार्मा जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर एक रणनीतिक दांव लगाने पर केंद्रित है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या है? इस पूरे विश्लेषण से उन्हें क्या एक बड़ा विचार लेकर जाना चाहिए? सोचने वाली बात यह है कि इस बजट में एक स्पष्ट रणनीतिक बदलाव दिखता है। अल्पकालिक मांग प्रोत्साहन जैसे ईवी पर सीधी छूट से हटकर दीर्घकालिक घरेलू क्षमता निर्माण जैसे डेटा सेंटर या बायोफार्मा पर जोर है। अब विचार ये करना है कि उपभोग को प्रोत्साहित करने से उत्पादन को प्रोत्साहित करने की ओर ये जो बदलाव है, ये अगले दशक में भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कैसे आकार देगा। क्या ये मेक इन इंडिया को सिर्फ एक नारे से हकीकत में बदलने वाला निर्णायक कदम साबित होगा? यही इस बजट का सबसे बड़ा सवाल है।